जब चीता फिर से दौड़ेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ विकास की नई संभावनाएं जन्म लेंगी। छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी जी के राज में आ गया हाथ में। मित्रों, आज ही के दिन 1948 में पूरा तेलंगाना, मराठावाड़ा जो महाराष्ट्र का हिस्सा है और कर्नाटक का हैदराबाद कर्नाटक आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। मैं सबसे पहले ये मुक्त हवा में जो आज भारत का ये ऐतिहासिक और बड़ा हिस्सा सांस ले रहा है, इसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को अनेक अनेक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं संजय मग्गू। आज से आप हमारे चैनल पर सोमवार से शनिवार तक एक स्पेशल प्रोग्राम देख सकेंगे, जिसमें दिन भर की कुछ अहम खबरों के पीछे, खबरों के अंदर और खबरों की तह तक जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश में चीते आए। पीएम मोदी आज 72 साल के हो गए। देश भर में उनका जन्मदिन भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूरे जोश खरोश के साथ मनाया। सुबह से लेकर शाम तक जश्न का माहौल रहा और अगले 2 सप्ताह तक ये जश्न का माहौल जारी रहेगा। लेकिन एक खास खबर थी, वो यह थी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के दिन भर की खबरों में जो टॉप पर खबर रही, जो मुख्य खबर बनी, वह थी अफ्रीका के नामीबिया से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 400 किलोमीटर दूर श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे 8 चीते। यह वही श्योपुर है जिसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। वही श्योपुर जहां हजारों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आंकड़े सरकारी हैं, लेकिन फिलहाल श्योपुर खबरों में है चीतों के आगमन से। और यह खबर चीता रिटर्न के टाइटल के साथ दिन भर तमाम चैनल्स पर छाई रही। खबरों का छाना भी लाजमी था। प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे थे चीतों का स्वागत करने। उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा, तस्वीरें खींची और अपना संबोधन भी दिया। आप भी सुनिए पहले मोदी जी की स्पीच। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो मोदी जी का कहना है कि श्योपुर के नेशनल पार्क में इन चीतों के आने से वहां पर्यटन बढ़ेगा। जाहिर है, पर्यटन बढ़ेगा तो हालात और अच्छे हो जाएंगे। यह जगह बीते कुछ रोज से सिर्फ इसलिए खबरों में थी क्योंकि नामीबिया से आए चीतों के लिए यहाँ का नेशनल पार्क चुना गया, वरना तो इस शोर के सच के पीछे से कोई कहाँ वाकिफ है कि इस क्षेत्र के आसपास के लगभग 23 गांवों में कितनी बदतर जिंदगी इंसान जी रहे हैं।
जहां चीतों की हिफाजत के लिए तमाम खास बंदोबस्त हैं। गलत नहीं है, जैव विविधता बनाए रखने के लिए खर्च जायज़ है, लेकिन इसके ठीक उलट उसी क्षेत्र में इंसानों के लिए जरूरी आधारभूत ज़रूरतों की कमी को आखिर कैसे नकारा जा सकता है, जहाँ ना पेट भर अच्छा भोजन है, ना रोजगार है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्थिति सुधरेगी, लेकिन वास्तव में स्थिति के सुधार में हफ्तों महीनों नहीं, लगता है कि बरसों का लंबा समय लगेगा। खैर, खबर, तस्वीरें, भाषण सब लाजमी था। 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई तो यह जश्न भी जायज़ था, लेकिन देश भर में हो प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रकार के जो जन्मदिन का आयोजन था, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसन्नता के समारोह थे, भिन्न प्रकार का जश्न था, इनके बीच में विरोध के सुर भी सुने गए। ये तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद जिले के नेहरू कॉलेज के बाहर की हैं। आज की ताज़ा तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन जश्न के कार्यक्रमों के बीच उनके विरोध का यह अलग अंदाज है। बेरोजगारों की भीड़ का उनका गुस्सा है कि सरकार का असल मुद्दों पर ध्यान ही नहीं है, इसलिए बेरोजगारों ने पकोड़े तलकर अपना विरोध दर्ज कराया। सेलिब्रिटीज़ की प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं मिली। वैसे जब देश में हर हर मोदी, घर घर मोदी की लहर हो, तो आखिर ऐसे विरोध दर्ज कहाँ हो पाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के तेज से कोई अछूता कहाँ है। देश विदेश के लोगों के दिलो दिमाग पर छाए मोदी सितारों के भी अवतार हैं, तभी तो उन्हें सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देने वालों में तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी शामिल रहे। बिहार में भी बेरोजगार दिवस मना। शुभकामनाएं देने वालों के चेहरों में कोई कमी नहीं थी, तो उसके अंदर जो कमी दिखी वो था कमज़ोर हो चला विपक्ष, और विपक्ष का नाम है कांग्रेस, जिसने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। यूथ कांग्रेस ने बिहार में भी बेरोजगार दिवस को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की, और फिर इस बेरोजगार दिवस को सफल बनाने के लिए यूथ कांग्रेस के नेताओं ने नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया, पदयात्राएं निकाली, जिन पर एनडीए ने कहा कि कांग्रेस अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए यह बेरोजगार दिवस मना रही है। इस बीच खबर कांग्रेस की भी है। वैसे तो कांग्रेस की छवि देश में इतनी धूमिल हो चुकी है कि साख बचाने के लिए उन्हें खुद को साबित करने के लिए 150 दिन की यात्रा करनी पड़ रही है। राहुल इस यात्रा के जरिए खुद को समझाने चले हैं, खुद को समझने चले हैं। राहुल मकसद पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल यात्रा खबरों में जरूर है। इधर खबरों में है CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति, और कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव जो करीब 30 साल बाद होने जा रहा है। इससे पहले नरसिम्हा राव ने 1992 में इलेक्शन कराया था। यानी कि कह सकते हैं सोनिया जी के राज में पहली दफ़ा कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC के चुनाव का भी ऐलान हो गया है। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि CWC के 23 में से 12 मेंबर चुने जाएंगे और 11 को नॉमिनेट किया जाएगा। अगर CWC की चुने जाने वाली सीटों पर 12 से ज़्यादा उम्मीदवार नामांकन करते हैं तो ऐसे में चुनाव कराए जाएंगे। ऐसी खबरें भी हैं कि वरिष्ठ नेता जो आज कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं, गुलाम नबी आज़ाद, और राहुल के मत्थे कांग्रेस का बंटाधार करने का, कांग्रेस के बंटाधार करने के ठीकरा फोड़ने का जो गुलाम नबी आज़ाद ने एक अभियान चलाया था, कहते हैं कि इसके बाद कांग्रेस CWC का चुनाव कराने के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि इधर G23 में शामिल कपिल सिब्बल और अश्विनी कुमार जैसे नेताओं ने भी इन पर दबाव बनाया था। कांग्रेस के संविधान के अनुसार CWC यानी कि कांग्रेस कार्य समिति में पार्टी के अध्यक्ष, संसद में पार्टी के नेता और 23 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 12 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC पार्टी की केंद्रीय निर्णय लेने वाली कमेटी द्वारा और विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे, और बाकी की नियुक्ति पार्टी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव और राहुल की यात्रा दोनों सुर्खियों में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम ऐसी सुर्खियों को कहाँ हल्का करते हैं। जैसे आज खबरों में बस केवल मोदी और शाह छाए रहे। आज शनिवार को हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया गया, और मुक्ति दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में वहां पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद की मुक्ति का क्रेडिट सरदार पटेल को देते हुए कहा कि अगर पटेल ना होते तो हैदराबाद को मुक्त कराने में कई साल लग जाते। इसके साथ साथ मंच से उन्होंने मुक्ति दिवस को ना मनाने वालों पर भी निशाना साधा। मित्रों, आज ही के दिन 1948 में पूरा तेलंगाना, मराठावाड़ा जो महाराष्ट्र का हिस्सा है और कर्नाटक का हैदराबाद कर्नाटक आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। मैं सबसे पहले ये मुक्त हवा में जो आज
भारत का ये ऐतिहासिक और बड़ा हिस्सा सांस ले रहा है, इसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को अनेक अनेक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि सरदार पटेल न होते तो शायद अनेक साल और लग जाते हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। मैं फिर से एक बार सरदार पटेल को अनेक अनेक लोगों की शुभकामनाओं के साथ विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में आजादी का आनंद उत्सव, मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। मगर हैदराबाद राज्य, निजाम का राज्य, एक ऐसा राज्य था जिसके भाग्य में अभी भी आजादी नसीब नहीं हुई थी। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। यह राजनीति है। वार पलटवार का दौर सदा चलता रहता है। कांग्रेस के निशाने पर भाजपा है और भाजपा के निशाने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर भाजपा। अगली खबर भी वही है। शराब नीति के चलते सवालों के घेरे में आई आम आदमी पार्टी हर दिन एक नई मुश्किल का सामना कर रही है, जिनके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने से आम आदमी पार्टी के नेता तनिक भी नहीं हिचकिचाते। अब हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को करप्शन केस में गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनके करीबी कहे जा रहे उनके बिजनेस पार्टनर हामिद की आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड इनके घर से और रेड के दौरान हथियार और कारतूस बरामद होने की बात सामने आई थी। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अपनी गिरफ्तारी को निराधार और फर्जी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड के दौरान उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, बस बदनाम करने की साजिश है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ सब बुलंद किए तो खुद पार्टी के नेता संजय सिंह ने, जिन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि इस ट्वीट में जानिए रेड का सच। हालांकि ये रेड एकदम बोगस है, ये कहना है संजय सिंह का। संजय सिंह ये भी कहते हैं कोई रिकवरी नहीं हुई है कि तो ये ड्रामा क्यों। साथ ही सीधा सीधा केंद्र सरकार पर हल्ला भी बोला कि कहा जो मन है करो, गुजरात तो हारोगे। साथ ही आपके तमाम नेता यह भी लगातार कहते आ रहे हैं कि पार्टी के नेताओं को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है। आपके नेता कहते हैं कि उनका ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हुआ, तो ये तरह तरह के पैंतरे चल रहे हैं। देश के राजनीतिक दलों में अपनी तरह की रार जारी है, लेकिन आम आदमी अपनी समस्याओं से त्रस्त है, जिनकी आप बीती सुनने या सुध लेने के लिए सत्ता के नुमाइंदों के पास समय की कमी है। और जो देख रहे हैं तस्वीरें हैं 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी एक बच्ची की, जो ज़मीन से इतनी गहराई पर घुप अंधेरे में भी जिंदा दिली दिखा रही है। बेशक सियासी उठापटक से अलग आप इस खबर के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे तो आपको बता देते हैं कि राजस्थान में दौसा के बांदीकुई के पास एक गाँव है जस्सापाड़ा। वहाँ 2 साल की ये मासूम बच्ची अंकिता घर के बाहर अपने दादा के साथ खेल रही थी। नज़दीक ही बोरवेल का गड्ढा था जिस पर अंकिता के दादा मिट्टी डाल रहे थे, लेकिन बीच में कुछ घड़ी के लिए, कुछ पल के लिए वो अंदर गए और बाहर से अंकिता गायब हो गई। बच्ची के दादा ने जब देखा अंकिता नहीं है तो ढूंढने लगे, और अंकिता के रोने की आवाज़ जब 200 फीट गहरे गड्ढे से सुनाई दी तो भाग दौड़कर गांव वाले इकट्ठे हुए। रेस्क्यू टीम आई। सुबह 11 बजे बोरवेल के गड्ढे में गिरी अंकिता को बचाने का काम शुरू हुआ। 200 फीट गहरे बोरवेल में 100 फीट पर अटकी बच्ची के सांस लेने के लिए उसके पास ऑक्सीजन पहुंचाई गई। गड्ढे में बच्ची की एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए SDRF की टीम द्वारा एक कैमरा भी डाला गया, और फिर उस तक पानी और माँ की आवाज़ पहुँचे इसके लिए भी प्रयास किए गए। इस दौरान बच्ची 2 बार सो भी गई, उठी और फिर खेलने लगी, और शाम 6:45 बजे उस रेस्क्यू के दौरान उस बच्ची को बचा लिया गया। 7 घंटे घुप अंधेरे में रही इस बच्ची का चंद सेकंड का ये वीडियो हर किसी को सीख देता है कि मुश्किल भरा वक्त कैसे हंस खेल के उसमें बसर किया।
वो 7 घंटे जब ऊपर बैठे हर शख्स की जान हलक में अटकी थी। नन्ही अंकिता जमीन के इतने गहरे गड्ढे में भूखी प्यासी खेल रही थी। सियासत, अपराध, मारधाड़, दुश्मनी और इन खबरों के बीच जीवन जीने का सबक दे जाती ऐसी खबरें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ खास खबरों कर। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।